हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसके पहले का हमने क्या देखा था, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रेप्लिकेशन में कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा जिसकी ज़रूरत शायद पड़ सकती है। देखो, जब हम पढ़ा करते थे रेप्लिकेशन के केस में, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ये लाइन लिखती भी है कि जब आप पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि उनके स्ट्रैंड की एग्जैक्ट कॉपी बना करती है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से कि ए के सामने टी आ जाए, जी के सामने सी आ जाए, इस हिसाब से पूरी की पूरी कॉपी बन जाती है डीएनए की। और डीएनए जितना बड़ा डीएनए, पूरा डीएनए क्या होता है, पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाता है। हो सकता है वो छोटे छोटे पार्ट में होता होता पूरा रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कुछ दूसरा होता है, मतलब कि यहाँ पर डीएनए के जो भी दो स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड को ही हम क्या मानेंगे, टेम्पलेट मानेंगे, और इसको ही हम समझ सकते हो कि इसकी बेस पेयरिंग से इसका एक आरएनए तैयार करेंगे। आरएनए क्या होता है, सिंपली ये समझो कि इसकी बेस पेयरिंग इस हिसाब से करेंगे कि सारा सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से ही चलेगा। सी के सामने जी आना, जी के सामने सी आ जाना, टी के सामने ए आ जाना, लेकिन ए के सामने टी नहीं आया करेगा। मतलब कि जब आप कॉपी करोगे तो एडेनिन के आगे आप थाइमिन नहीं लगाओगे। ये हम पहले भी पढ़ चुकी हैं कि जब हम आरएनए फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर थाइमिन की जगह हम यूरेसिल लगाया करते हैं। तो यहाँ पर ये एक चेंज हुआ करेगा। तो बात क्या याद रखनी है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम जब भी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड का हम क्या करेंगे, आरएनए फॉर्म करेंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो पूरे कंप्लीट डीएनए का एक साथ में ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं और ना ही सेगमेंट में ऐसे किया करेंगे। हम सिर्फ उस जगह का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे जहां ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कोई एक पर्टिकुलर जीन है, उसको कोई प्रोटीन बनानी है, तो सिर्फ ये इतना हिस्सा ही क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, बाकी कहीं पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। हो सकता है दूसरे किसी हिस्से में ज़रूरत हो तो वो चालू हो जाए, लेकिन बाकी सब ऑफ रहेगा। तो इस तरीके का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है एक्चुअल में, अगर आप समझो, सेंट्रल डोगमा याद होगा आपको कि डीएनए का हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएंगे या आरएनए फॉर्म हुआ, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाया करते हैं। ऐसा समझो कि बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, कोड में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और वो कोड हमें नॉर्मली समझ नहीं आता। वो कोड जब अपना कुछ असर दिखाता है शरीर पर तो समझ आता है कि ये कुछ ना कुछ वो जो कोड लिखा था उसी की वजह से असर आ रहा है। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो कोड लिखा हुआ था, ठीक है, बहुत सारा कोड है, उन सारे कोड को आपने एक जगह इकट्ठा करके एक टेम्पलेट तैयार कर लिया, एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर ली कि भाई यहाँ पर ये सारे कोड बहुत सारे लिखे हुए हैं, इन्हीं की इन्फॉर्मेशन को हमें डिकोड करना है। तो एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना पूरा का पूरा कहाँ से, आपके डीएनए से ही, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जो आपका आरएनए तैयार हुआ। अब ये आरएनए ही बताएगा कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को बताना चाह रहे हो। इस आरएनए के ऊपर जब रीडिंग होगी, मतलब जब समझाया जाएगा बॉडी को कि इस पे जो जो कोड लगे हुए हैं इसका क्या क्या मतलब है, तो वो क्या हुआ करेगा, ट्रांसलेशन हुआ करेगा। ये हम ऊपर ऊपर से समझ तो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें एक्चुअल में चीज़ें समझ आएंगी कि हो क्या रहा है बॉडी में। तो यहाँ पे हमें समझना है बुक यहाँ पे क्या कहती है, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन ये समझो। एनसीईआरटी हमारी कहती है ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन में, कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। मतलब कि डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को आप कॉपी करते हो और आरएनए बनाते हो, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोला करते हैं, ठीक है। बट अपनी भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, बॉडी में ढेर सारे प्रोसेसेस के लिए कुछ कोड्स लिखे हुए थे जो हमें समझ नहीं आते। मतलब कि आप ऐसा समझो, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, बट उन इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह पर कलेक्ट करके लिख के तैयार कर लें एक पूरे के पूरे चिट्ठे में कि भाई ये ट्रांसक्रिप्ट तैयार है पूरी इन्फॉर्मेशन की। तो ये क्या है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो चुका है।
अब इसके बाद इस चिट्ठे में क्या लिखा हुआ है इसको समझाना, मतलब कि इसका ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाना, ये अगला प्रोसेस हो जाएगा। क्या इतना समझ आता है? अब देखो, अब मैं कह रहा हूं किसी एक स्ट्रैंड को ये क्या कह रहे हैं, आरएनए को बनाना है। और ये बात यहां ध्यान रखना कि जब आप डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो यहां पे कुछ सेगमेंट का अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंटर्स इनटू ट्रांसक्रिप्शन। ना कि पूरा का पूरा डीएनए एंटर कर जाए, जैसा कि कहाँ हुआ करता था, रेप्लिकेशन में तो पूरा डीएनए एंटर कर जाता था रेप्लिकेशन के दौरान। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वही एक्सप्रेस होगा। मान लो यहाँ पर कोई जीन था जो बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर लाना है बालों में, तो सिर्फ ये वाला जीन ही एक्सप्रेस करके अपना काम किया करेगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बताना चाहूँ, एनसीईआरटी एक चीज़ पूछती है, देखना यहाँ पे एक बात आती है कि आप कह रहे हो कि कोई एक स्ट्रैंड का ही आरएनए बनता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये बताओ वाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट गेट ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। कह रहा है कि क्यों डीएनए का दोनों स्ट्रैंड नहीं जाता है आरएनए बनने के लिए। इसका रीजन मुझे बता पाओगे? आओ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। ऐसे समझ लो, ये अपने पास क्या है, कोई एक स्ट्रैंड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। कोई एक स्ट्रैंड मैंने ले लिया 5' 3' में, दूसरा क्या होगा 3' 5' एंड का हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर ऐसे बेसिस लगे होते हैं, ये लो लगा दिया, ऐसे लगे होते होंगे, है ना। अब ऐसा समझो, अगर मैं दोनों की कॉपी बनाने की कोशिश करूं, मतलब दोनों का ही आरएनए फॉर्म करने की कोशिश करूं, तो आरएनए कैसा बना करता है। आप स्ट्रैंड की अगर बात करूं, अगर मैं कोड ऐसे रैंडमली लिख दूं ATGCAT ऐसे करके लिख दिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही तो इधर होगा इसके स्ट्रैंड पे, ए की जगह टी की जगह ए, जी की जगह सी की जगह जी, ए की जगह टी और टी की जगह ए, यही होगा। अब कह रहा हूं कि इन दोनों का अलग अलग आरएनए बना के दिखा दो मुझे। ठीक है, कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, एक बार बना के देख लेते हैं। अगर मैं इसका बना के दिखाऊं तो कैसा बनाओगे। आप जानते हो जब भी mRNA आप फॉर्म करोगे, ठीक है, जब भी आप mRNA फॉर्म करोगे, ये तो 5' 3' है, तो मतलब mRNA में 3' 5' बन रहा होगा। इसका mRNA फॉर्म करोगे तो हमेशा याद रखते हैं कि A के सामने T नहीं लगाएंगे, U लगाया करेंगे। क्यों? क्योंकि ये mRNA बना रहे हैं। और T के आगे A लगा दिया, G के आगे C लगा दिया, C के आगे G लगा दिया, A के आगे T नहीं U लगाएंगे, T के आगे A लगा देंगे, इसका ये स्ट्रैंड बनेगा। बोल रहा है इसका भी एक बार आप बना के देख लो। ठीक है, देख लेते हैं। अगला इसका देख लिया, ये 3' 5' पे है, तो इसका बनेगा 5' 3' पे। ये लो 5' 3' पे। अब इसका अगर बना के देख लो, ये वाले का T की जगह क्या आएगा, A आ जाया करेगा, A की जगह T नहीं आएगा, U आएगा, C का G और G का C, T का A और उसके बाद A का U आ जाया करेगा। कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रैंड। ये थोड़ा मैंने क्लोज दूर कर दिया, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ये था, और यहाँ पे क्या था, T की जगह A कर दूंगा और A की जगह यहाँ पर ऐसे U कर दिया करूँगा। तो ये दोनों के एक एक स्ट्रैंड बन के तैयार हो गए। ये mRNA है दोनों का। ये क्या है, mRNA। ये भी क्या है, mRNA। ठीक है, स्मॉल m होता है।
mRNA बन के दोनों मेरा रेडी हो गया। कह रहा है क्या दोनों बन जाएंगे? बनने का तो आप बना तो लोगे, लेकिन आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने पहले भी शायद बताया है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोई एक कोडॉन को बनाएंगे, और एक कोडॉन क्या करेगा? एक अमीनो एसिड बनाएगा, है ना, 1 कोडॉन, मतलब कि कोई एक अमीनो एसिड बनाएगा। तो ये वाला कोई अलग अमीनो एसिड बना रहा है, ये भी ऐसे अलग अमीनो एसिड बना रहा है, ठीक है, ये कोई दूसरा अमीनो एसिड। लेकिन ये वाला स्ट्रैंड ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है? बेसेस अलग है, तो ये कोई और अमीनो एसिड बना देगा, और ये भी एक कोई और अमीनो एसिड बना देगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, मतलब कि डीएनए का कोई सेगमेंट है और ये क्या कर रहा है? इसको बनाना चाहिए था कोई एक तरह का प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड बनाना चाहिए था जो एक तरीके का बन रहा हो, लेकिन यहाँ आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके एक धागे पर कोई और प्रोटीन बना कर रहे हैं, इसके इस स्ट्रैंड पे कोई और प्रोटीन बना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे रीज़न क्या बोलोगे? यहाँ पे आप रीज़न क्या बोलोगे? पहला कारण क्या है? हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बन जाए? प्रोटीन फॉर्म हो जाए। मैं कह सकता हूँ 2 डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म। 2 डिफरेंट तरीके के प्रोटीन क्या हो सकते हैं? फॉर्म हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, ये क्या बन सकता है? ये आपस में बेस पेयरिंग कर सकता है। ए अपना यू के साथ बना सकता है डबल बॉन्ड का पेयर, है ना, यहाँ पर भी बना सकता है। सी और जी का ट्रिपल बॉन्ड का बन सकता है, जी और सी का ट्रिपल बॉन्ड का, ए और यू का डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बन के क्या रेडी हो जाएगा? ऐसा लगता है डबल स्टैंडर्ड का आरएनए बन जाएगा। तो दूसरा कारण क्या है? रीज़न दूसरा ये हो सकता है कि आपका डबल स्टैंडर्ड का आरएनए बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड का आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होता है, जो एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाया करेगा, वो सिर्फ सिंगल धागे को पहचानता है, डबल धागे को ये नहीं पहचानता है। तो अगर आपका ये डबल धागा बन गया तो ये रीड ही नहीं कर पाएगा, प्रोटीन ही नहीं फॉर्म होगा, राइबोसोम पहचानेगा ही नहीं। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या बना? डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म होगा तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाया करेगा। तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हम बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, फिर वहाँ पे बात करते हैं कि कैसे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, ये सब बातें करते हैं। ये एक बार आप नोट डाउन कर लो। चलो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं। देखना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका प्रोमोटर, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है आपका टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर। ये 3 तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, इन तीनों चीज़ को हमें समझना कैसे है। ये उसी जो डीएनए का कोई सेगमेंट था जहाँ पर हमें एमआरएनए या आरएनए बनाना होता था, उसी के बेस पर ही हम यहाँ पर समझेंगे। ऐसा समझो कि मैंने क्या लिया है, डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड लिए थे, ये डीएनए के मैंने क्या लिए? दोनों स्ट्रैंड लिए। एक रहा होगा, मान लो एक मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, चलो इसको ले लिया 5' to 3', इसको मैंने ले लिया 3' to 5'। उल्टा भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही बना दिया। अब देखो ये डीएनए का है स्ट्रैंड, ये वो स्ट्रैंड है जहाँ से मुझे एमआरएनए फॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 3 रीजन है,
मतलब कि एक है मेरे पास क्या, प्रोमोटर। इसका नाम ही बता रहा है कहीं ना कहीं कि जो प्रोमोटर है ये स्टार्ट करा देगा ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है, प्रोमोटर। ठीक है, ये क्या है, प्रोमोटर है। अगली बात, यहां पर लास्ट में कोई रीजन होगा जो स्टॉप कराएगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, टर्मिनेटर। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर जो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करेगा। और बीच का सेगमेंट क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है जहां से एमआरएनए बनेगा। ठीक है, अब ऐसा लगता है ये वो जमीन है जहां पे मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दी है किनारे किनारे से कि भाई ये मेरा एरिया, यहां पर मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये वाला स्ट्रक्चरल जीन। और ऐसे यहाँ पे बेसिस लगे होंगे कहीं ना कहीं, है ना, ऐसे होंगे। अब यहाँ पे बात क्या आई, यहाँ पे हमें पहचानना है कि आपको इन दोनों जो स्ट्रैंड है इनमें से आपको कौन से स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है। तो हम कॉपी किसकी बनाया करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड की। ये हम पता कैसे लगाएंगे, ये हम जानेंगे कैसे, ये हम जानते हैं कब, जब हमें प्रोमोटर या टर्मिनेटर कोई चीज़ दी होती है। मान लो अगर आपको ऐसे लगा के दे दिया, आपको बताना है इनमें से कि आप टेम्पलेट क्या मानोगे, आप किसकी एमआरएनए फॉर्म बनाने की कोशिश करोगे, आप बनाओगे टेम्पलेट। वो टेम्पलेट कैसे पता करोगे, पहली चीज़ ध्यान रखनी है हमें प्रोमोटर के लिए कि यहाँ पर प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट हुआ करेगा, प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और ये क्या है, ये तो क्या करेगा, एक्सप्रेस किया करेगा जो भी प्रोटीन वगैरह बनना होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कोडिंग स्ट्रैंड में वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, एक्चुअल में यहाँ से आप कोडिंग वाला कुछ काम नहीं करते हो। ये तो हमने इनको खाली इज्जत दे दी है, किस बात के लिए, कि ये हमें बताते हैं कि कहाँ पर हमें कॉपी करने के लिए हमें कौन सा सेगमेंट ऑफ जो डीएनए का स्ट्रैंड है चूज करना है। ये बताने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि मैंने बोला है कि प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब कि प्रोमोटर वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड चिपका होगा। तो आप कैसे बताओगे, प्रोमोटर वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड चिपका होगा। तो आप यहाँ पे देखते ही बता दोगे कि ये क्या है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। दूसरी बात ये भी जान जाओगे, प्रेजेंट एट एंड 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कौन, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इसका मतलब कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये आपका टेम्पलेट हो गया। और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, आपको इसी का क्या करना है, इसी का एमआरएनए फॉर्म करना होता है। मान लो मैंने इसका कोई दे दिया A, T, G, C, U ऐसे दे दिया, और इसका क्या दे दिया C, T, A, G, A ऐसे दे दिया। तो आप एमआरएनए इसका फॉर्म किया करोगे। और एमआरएनए कैसा बनाओगे, इसका यहाँ से कॉपी करके A का बनाओगे U, और इसका A, G का C, C का G और U का A। ये आपका एमआरएनए बनेगा। किसके हिसाब से आप बनाओगे, टेम्पलेट के हिसाब से बनाओगे। ठीक है, तो आप पता कैसे करोगे, ये याद रखोगे कि जो प्रोमोटर होता है ये प्रेजेंट होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर टर्मिनेटर होता है। तो इससे आप पता लगा लोगे। ये कोडिंग खाली नाम इनको दिया है, यहाँ से कोई एमआरएनए फॉर्म नहीं होता है, यहाँ से कोई एमआरएनए फॉर्म नहीं होता है। एमआरएनए यहाँ से फॉर्म होगा, मतलब आरएनए यहाँ से फॉर्म होगा। जो टेम्पलेट है ये तो इसका सहारा लिया जाता है बताने के लिए कि हाँ आपकी इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बैक्टीरिया में हम देखने जा रहे हैं, या मैं कह दूं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट में। ठीक है, प्रोसेस ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, यही तो मैं कह रहा हूं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ठीक है, एंजाइम यूज हुआ करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं जैसे कि हम डीएनए रेप्लिकेशन किया करते थे वहां पर भी क्या एंजाइम यूज हुआ था, कोई एंजाइम था जो क्या करता था, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ कर लंबी सी चेन बना देता था। उसी तरह हमें एक लंबी चेन बनानी है, कहाँ, आरएनए बनाने के लिए। वहाँ रेप्लिकेशन पे तो 2 चेन बनानी पड़ती थी, तो वहाँ पर भी हम एंजाइम क्या यूज़ किया करते थे, कोई एंजाइम यूज़ करते थे जो चेन को लंबा बनाए। कौन सा एंजाइम था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि डीएनए पर डिपेंड करेगा और डीएनए का पॉलीमराइजेशन करा देगा, क्योंकि हम क्या बना रहे थे, कॉपी ऑफ डीएनए। यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए हम नहीं बनाएंगे, एमआरएनए बना रहे हैं, आरएनए फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एंजाइम कौन सा आएगा, डीएनए पर तो डिपेंड होगा लेकिन फॉर्म क्या करेगा, आरएनए को, मतलब आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, नॉट द डीएनए। तो यहाँ पर जो एंजाइम है उसका क्या नाम होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब उसका पॉलीमर बना देना, किसका, आरएनए का पॉलीमर बना देना। तो ये एंजाइम चाहे बैक्टीरिया हो यूकैरियोट हो, दोनों जगह यूज होगा जब आरएनए फॉर्म करना होता होगा तब। अब देखना यहाँ पर एक बात आती है कि एंजाइम होंगे कुछ, चलो कोई नहीं, एंजाइम होंगे और ये एंजाइम वो पॉलीमर बनाएंगे आरएनए का, और यहाँ पर अलग अलग टाइप के आरएनएस फॉर्म हो सकते हैं, है ना। अरे उस जीन के सेगमेंट से अलग अलग आरएनए फॉर्म हो सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये डीएनए था, ठीक है। अब इस डीएनए से मुझे आरएनए बनाना है, हो सकता है ये कोई कोडॉन था, ये कोई आरएनए बना रहा हो, इधर कुछ होगा, ये कोई दूसरा आरएनए बना रहा हो, इधर कुछ था, ये दूसरा आरएनए बना रहा हो। डिपेंड करता है, आरएनए भी तो कई तरह के हो सकते हैं ना। जैसे कि अभी हम यहाँ देखेंगे आरएनए, जो मेजर टाइप के आरएनए कौन कौन से हैं, एक आरआरएनए होता है और एक क्या होता है, एमआरएनए होता है और एक होता है टीआरएनए। ऐसे आरएनएस होते हैं, ठीक है। ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एडेप्टर मॉलिक्यूल वाला, मतलब कि ये क्या है, 3 तरीके के आरएनए हैं। ये क्या करेगा, इसका कैटालिटिक रोल है। कैटालिटिक रोल कहाँ पर, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में इसका क्या है, कैटालिटिक रोल है। एमआरएनए क्या है, प्रोवाइड टेम्पलेट, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, मतलब एक चिट्ठा तैयार करके दे देगा। टीआरएनए क्या करता है, ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड को लाता है, ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड कोडॉन्स। ये क्या करता है, अमीनो एसिड को लाएगा और कोड को रीड करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस चीज़ का हम ट्रांसक्रिप्शन करने वाले थे, हो सकता है यहाँ पर अलग अलग तरह के आरएनएज या कोई भी एंजाइम फॉर्म हो सकते हो, और इन सब का एक वो चेन बनाने के लिए कौन सा मुझे एंजाइम चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई एंजाइम चाहिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव किया करता था। कौन सा था वो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो यहाँ पर इस पॉलीमरेज की, इस एंजाइम की भी यहाँ पर एक खास बात है कि जब इसे शुरू होना होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो यहाँ पर इसे कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो इसे स्टार्ट कराते हैं, और जब इसे एंड होना होता है तो वहाँ पर भी एक कुछ फैक्टर के ज़रूरत पड़ते हैं। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बैक्टीरिया के केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया में सिर्फ एक एंजाइम ऐसा है जो सारे तरीके के आरएनए को अकेले ही बना डालेगा। मतलब कि
एक एंजाइम है जो पूरा रीड करते करते चला जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी आरएनए या कोई भी चीज़ एंजाइम बनाना हो ये अकेला ही बनाता चला जाएगा। किसमें? बैक्टीरिया के केस में। लेकिन जब मैं बात करूंगा यूकैरियोट्स की, हमारे केस में, तो जब हमारे केस में अलग अलग आरएनए या कोई चीज़ फॉर्म करना होगा तो वहाँ पर इसी की 3 प्रजाति लूँगा। मतलब बोल रहा हूँ ऐसे ही स्पीशीज या प्रजाति, एक्चुअल में नहीं है। मतलब कि मैं 3 तरीके के एंजाइम लूँगा। कौन कौन से हैं? तो वो यही वाले आरएनए पॉलीमरेज वाले ही। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई जो आरएनए बन रहा हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बन रहा हो, उसको बनाने के लिए मुझे एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और इसके लिए कोई दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका क्या नाम लूँगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। इसके लिए कोई और ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैं नाम लूँगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ऐसा ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होगा? यूकैरियोट्स के केस में। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक ही एंजाइम सबको बना दे रहा था, लेकिन हमारे केस में एक एंजाइम सबको नहीं बनाता। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये हम पढ़ेंगे, ये क्या करता है? ये आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये क्या करता है? एमआरएनए और एचएनआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में आता है आपका क्या? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यूकैरियोट्स में। वो क्या करेगा? टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि हर आरएनए का फॉर्मेशन करने के लिए, हर आरएनए बनाने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम का जो फैक्टर है वो यूज़ किया करेंगे। ठीक है, वो यूकैरियोट्स के केस में होता है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही आरएनए है जो पूरा बनाता है। इसको थोड़ा मैं डायग्राम से बता देता हूँ तो भी हमें एक बार क्लियर हो जाएगा। ये एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक बार उसे भी हम देख लेते हैं। आ जाओ, थोड़ा डायग्राम उसका देखेंगे ना, कैसे पॉलीमराइजेशन कर रहा है, अपने को आइडिया होगा। ये क्या करेगा? 3 स्टेप पे अपना प्रोसेस किया करेगा। एक तरफ शुरुआत करेगा, फिर इलोंगेट करेगा, फिर एंड कर देगा। मतलब जब आरएनए बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। मतलब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे? ऐसे था मेरे पास डीएनए, ऐसे था डीएनए, ऐसे ले लो। 5 डैश है, 3 डैश, 3 डैश, 5 डैश, ऐसे कुछ डीएनए रहा होगा। और मुझे क्या करना है? अब इस पे ट्रांसक्रिप्शन करनी है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। हालांकि बैक्टीरिया में तो वो पूरा ऐसे पूरे के पूरे को एक बार कर देगा, जहाँ पर भी उसको डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए या कुछ बनाना होगा। अब देखो यहाँ पर 2 तरीके के रीजन होते हैं। एक यहाँ पे रीजन क्या होता है? थोड़ा आगे ही बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे नहीं। 2 रीजन होते हैं, जैसे कि हम उस पे बनाया करते थे। एक रीजन हुआ करता था, कौन सा? प्रोमोटर रीजन, है ना, जहाँ से शुरुआत होनी होगी कहानी। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? ये है हमारा प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन, जहाँ से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होगा। और एक कोना हमारा क्या हुआ करता था, जो ये रिप्रेजेंट करके बताया करेगा कि भाई आपको यहीं तक क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो ये क्या है? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर ये क्या करेगा? एंड किया करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, ये बताया करेगा कुछ। अब देखो, जो हमने आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा था वो क्या करेगा? वो भाई साहब आएगा और ये बाइंड करता है कहाँ पर? कौन सी जगह पर? प्रोमोटर रीजन पर ये बाइंड करता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या है आपका? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए
पॉलीमरेज। और इसको शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसको एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, ठीक है, टू इनिशिएट या कह लो टू स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए इस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये जब आता है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अब इस जीन को ये रीड करते करते आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पीछे क्या बनाता जाएगा, आरएनए फॉर्म करता चला जाएगा। तो अगर मैं इलॉन्गेशन स्टेप में आपको बनाकर दिखाऊं तो ऐसा समझो कि ये आ चुका होगा यहाँ कहीं पर आपका आरएनए, और ये कुछ फॉर्मेशन करता चला जा रहा होगा। किसकी, ये क्या है, आरएनए की फॉर्मेशन करता चला जा रहा है। और ये क्या है, आपका एंजाइम है। ये वही एंजाइम है। इस एंजाइम को कुछ ऐसा बना दूं कि लगे कि भाई ये एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। तो इसमें का सिग्मा फैक्टर कहाँ चला गया, सिग्मा फैक्टर बाहर निकल आता है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ शुरुआत करने के लिए आता है बीच में, उसके बाद ये रिलीज होकर बाहर निकल जाता है। इसको ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, ये बाहर साइड आ जाता है। और ये बाकी का प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, इलॉन्गेशन होता रहता है। फिर एट द एंड टर्मिनेशन के टाइम पे क्या होगा, टर्मिनेशन के टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे टर्मिनेशन के लिए जीन लगा हुआ करता था जो बता देगा कि आपको टर्मिनेशन करना है। तो इस केस में क्या होगा, अब ये पॉलीमरेज बाहर आ जाएगा और जो आरएनए फॉर्म हुआ है ये आरएनए पूरा कंप्लीट बन के आ जाएगा। मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला ऐसे बना है आरएनए। ये प्रोसेस्ड आरएनए आपका बन के तैयार है। यहाँ पे बाहर क्या आ गया, इसको टर्मिनेट करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए एक प्रोसेस होता है, मतलब एक फैक्टर आता है जिसको आप क्या बोलते हो, ऐसे ही बना दूं अगर मैं, तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसको आप बोलते हो रो फैक्टर। ये क्या है, रो फैक्टर, टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए ये रो फैक्टर आता है जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा, आरएनए बाहर आ जाएगा और ये क्या होगा, ये एंजाइम भी बाहर आ जाएगा, इसका रोल खत्म हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके का कैसा चलता है आपका प्रोकैरियोट्स के केस में, डीएनए के केस में। और यहाँ पर आरएनए आप देखोगे पूरा का पूरा साफ सुथरा आरएनए बना है, मतलब एक ही बार में कंप्लीट पूरा बन जाता है, ठीक है, जितने भी हैं सारे के सारे। ये प्रोकैरियोट का केस है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी आपका दिया है। यहीं पर एक बात आती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक चीज़ को समझने की। सिस्ट्रॉन क्या होता है आखिर, सिस्ट्रॉन वो चीज़ होती है जो मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या करे, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो प्रोटीन को बना रहा है, वही क्या है, सिस्ट्रॉन है। अब बात यहाँ पर आ रही है पॉलीसिस्ट्रॉनिक और क्या कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये क्या होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक ये समझना, मतलब कि जब कोई एक प्रमोटर हो जो शुरुआत कर रहा है, ठीक है, कोई एक प्रमोटर हो जो ढेर सारे चीज़ का इफेक्ट, ढेर सारे चीज़ का जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर रहा हो, मतलब कि ढेर सारे आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इन सारी चीज़ को कोई एक कंट्रोल कर रहा हो, कोई एक प्रमोटर कर रहा हो, उसको आप क्या बोलते हो, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हो। ऐसा कहाँ देखा जाता है, यूकैरियोट्स के केस में, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में देखा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब कि कोई एक प्रमोटर होगा जो ढेर सारे सेगमेंट्स ऑफ आरएनए या सेगमेंट्स ऑफ इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा हो, है ना, जैसे मम्मी अपने बच्चों को कंट्रोल में रखती हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर आरएनए जो भी अलग अलग है उन सब को बनाने के लिए पर्टिकुलर प्रोमोटर आ सकता है, अलग अलग एंजाइम का जो मैं नाम ले रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि
किसी एक इफेक्ट को लाने के लिए कोई एक प्रमोटर आया करेगा, प्रमोटर 1, प्रमोटर 2, इस तरीके से आया करेगा, ठीक है, जिसको मैं नाम भी दे देता हूँ एंजाइम का। तो अलग अलग आया करेंगे। तो आप ये कह सकते हो एक को कंट्रोल करने के लिए एक आ रहा है, मतलब कि मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन इसको हम बोलते हैं। और ऐसा केस हमें देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। अभी हम वहाँ पे भी बना के समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसमें भी ऐसे ही समझो, जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ में वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड को डोमिनेट करती रहती है कि तुम ये करोगे वो करोगे, मतलब कंट्रोलर कौन हो गया, एक हो गया। लेकिन इनके केस में ऐसा लगता है मम्मी है वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर रही हैं, उनके इजाज़त के बिना कोई इधर उधर जा भी नहीं सकता। तो ऐसा कुछ समझो। ये एक बार नोट डाउन कर लो, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखना यहीं पे बता देता हूँ, देन प्रोसेस हम देखते हैं किसका, यूकैरियोट के केस में। देखना ये क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है इसलिए बता रहा हूं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहाँ होगा, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से याद रखना प्रोकैरियोट्स में। ये कब होता है, जब एक प्रोमोटर मल्टीपल इफेक्ट्स को कंट्रोल करे। मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या है, ये यूकैरियोट्स में होता है। और इसमें क्या है, जब एक प्रोमोटर एक इफेक्ट को कंट्रोल करे, वन इफेक्ट को कंट्रोल करे, तब क्या है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। मतलब कि यहां पर हो सकता है कोई एक प्रोमोटर ऐसे हुआ करेगा जो क्या कर सकता है, मल्टीपल इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। ये अलग अलग सेगमेंट का इफेक्ट है, कोई कोई आरएनए हो सकता है। ये क्या है, प्रोमोटर है। और ये क्या है, मैनी इफेक्ट्स। और यहां पर एक प्रोमोटर कोई एक इफेक्ट को करेगा, अलग अलग के लिए अलग अलग प्रोमोटर हो सकता है। प्रोमोटर 1 है तो यहां पर कोई आपका एक इफेक्ट शो हुआ करेगा, और दूसरे के लिए हो सकता है कोई दूसरा प्रोमोटर आ जाए जो क्या करे, इस दूसरे इफेक्ट को कंट्रोल करे, है ना। ऐसा कुछ हो सकता है। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन में होता है, ये यूकैरियोट्स के केस में होता है, ठीक है। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, अपना यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम क्या देखने जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ध्यान से समझना, क्या क्या बातें हैं। ये तीनों एंजाइम के पहले नाम याद रख लेना और उनके क्या रोल हैं वो भी देख लेना, और इनके रोल मतलब ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक आपका एंजाइम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। एक है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 तरीका का है, इन सब का इफेक्ट अलग अलग है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको करता है, आरएनए को, ठीक है। इसमें अलग अलग हो सकते हैं, 23 सब यूनिट वाला, 18.5 वाला, ऐसा सब हो सकता है, 18S वाला। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या है, ये mRNA को करेगा, एंड HNRNA। HNRNA क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर
आरएनए। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे तो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए भी दिखा दूंगा कैसा होता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करता है, टीआरएनए एंड एसएनआरएनए को। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, इनका रोल अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के जो आरएनए हैं इन सब का काम अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में। अब देखो ये हमने देख लिया, थोड़ा मैं इनका प्रोसेस बता देता हूँ डायग्राम से जो एनसीईआरटी में दिया भी है, एक बार नोट डाउन कर लो तब बता देता हूँ। देखो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम प्रोसेस ऑफ आरएनए देख रहे थे, मैं ब्लू पेन का ही यूज़ कर लेता हूँ। हमने क्या देखा, ऐसे रहा होगा डीएनए हमारा। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में ही क्या होगा, वो प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा और आरएनए फॉर्म करता चला जाएगा, कुछ यही स्टेप होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज को रख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर फैक्टर्स रहे होंगे कुछ अलग अलग रीजन पे ये करेगा, ये यूकैरियोट्स में हो रहा है, और ये कुछ ऐसे आरएनए फॉर्म करता जा रहा होगा यहाँ तक ऐसे ऐसे। अब देखो इनके केस में अलग अलग जगह पे फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे दो रीजन बनेंगे, ऐसे बीच बीच में कुछ रीजन बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि अलग अलग आरएनए की फॉर्मेशन हुई है। मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई फॉर्मेशन हुई हो, फिर यहाँ से कोई प्रोमोटर आए, इसने दूसरी फॉर्मेशन की, कोई प्रोमोटर आए दूसरी फॉर्मेशन, कोई ऐसा, ये दूसरी फॉर्मेशन, तो इस तरह का कुछ बनना शुरू हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक ग्रुप लगा होता है, जैसे आप पढ़ते हो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरह यहाँ पर एक और होता है क्या, जीटीपी, ये भी क्या एनर्जी प्रोवाइडिंग वाला है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। बट इसके ऊपर हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, मतलब कि इस पर हम क्या लगा देते हैं, मिथाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं। मतलब आप क्या कर देते हो, मिथाइलेशन कर देते हो, मिथाइलेशन एट जीटीपी, जिसके वजह से क्या है, ये कुछ गड़बड़ हुआ, इसने बता दिया यहाँ से कि यहाँ से आगे का प्रोसेस हमारा कुछ हो रहा है, मतलब ये एक बाउंड्री कर दिया। आप कह सकते हो आपने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी कैपिंग कर दी, मतलब इसको एक तरह से टोपी पहना दी, ऐसे कवर चढ़ा दिया, कैपिंग कर दी। अब ये जो आरएनए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो दोनों रीजन दिखाई दे रहे हैं, एक को आप क्या बोला करते हो, इंट्रॉन्स बोलते हो, और एक को आप क्या बोला करते हो, ये जो रेड वाला बीच बीच में दिखाई दे रहा है, इसको आप बोला करते हो इंट्रॉन्स, अरे एक्सॉन्स बोलते हो। ठीक है, एक्सॉन्स। और ये एक्सॉन क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है, और ये जो इंट्रॉन है ये एक्सप्रेस नहीं किया करेगा, मतलब ये गड़बड़ वाला है, इसका कोई काम नहीं है, ये किसी तरह का कोई प्रोटीन आरएनए कुछ नहीं बना पाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये बाद में जाके एक्सप्रेस किया करेगा, कुछ इस तरीके का प्रोसेस। देन मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा कर दिखाऊं तो आप ये कह सकते हो कि आरएनए जो है कुछ ऐसा फॉर्म होता मुझे दिख रहा है जो, और जिसके पे बीच बीच में ये इंट्रॉन्स भी लगे पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ये लगे पड़े होंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जीटीपी पे मिथाइलेशन किया है, एक कवर मैंने यहाँ चढ़ाई है कैपिंग। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बंद करने के लिए भी एक प्रोसेस करूँगा अगले स्टेप में। बट यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो बना है इसको आप क्या बोलते हो, यही आपका क्या है, एचएनआरएनए है, मतलब कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है। ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है ये आपका। हेटेरो मतलब क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस करेंगे, कुछ हैं जो एक्सप्रेस नहीं किया करेंगे, इसलिए हम इस आरएनए को क्या बोल रहे हैं, हेटेरोन्यूक्लियर। अब इसकी टेल को भी सुरक्षित करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ जोड़ दिया करेंगे, जिसको आप क्या बोला करोगे, टेलिंग बोला करोगे। यहाँ पे चलो अगले में बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको लास्ट में कुछ चीज़ यहाँ पर जोड़ दिया करोगे।
ये बीच बीच में क्या थे, ऐसे इंट्रॉन्स थे, ठीक है। ये क्या था, मिथाइल था जीटीपी पे। अब यहाँ लास्ट में क्या करोगे आप, ढेर सारे ऐसे ए लगा दोगे, मतलब इसको आप कह रहे हो पॉली ए टेल, पॉली ए टेल। ये लास्ट के टाइम पे आप लगा देते हो एंड में, ताकि ये बता सके कि यहाँ तक ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, यहाँ तक हमारा आरएनए है, ये पूरा बन के तैयार हो गया। तो आप कह रहे हो कि ये क्या है, कैपिंग है, और ये क्या है, टेलिंग है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, कैपिंग एंड टेलिंग, कैपिंग एंड टेलिंग हुई है, कैपिंग एंड टेलिंग हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आप ये बात जानते हो, मुझे अगर साफ सुथरा आरएनए चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये काले वाले रीजन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप इसको हटाओगे कैसे, आप इसको गोल गोल लड्डू बना दोगे, मतलब जैसे हम बलून फुलाते हैं ना, उसके ऐसे छोटा सा चुटपुटिया बना लेते हैं, ऐसे ही समझो, और उसको बना के हम बाद में हटा दिया करेंगे। मतलब कि इस रीजन को ऐसे गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बना के फेंक दिया करेंगे, और उस छोटे लड्डू को आप क्या बोलोगे, उसी को आप बोला करोगे क्या, स्प्लाइसोसोम्स बोलोगे, ठीक है। उसको आप क्या बोला करोगे, स्प्लाइसोसोम्स बोलोगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ आरएनए ऐसा बनेगा, मतलब बन जाएगा। और ये बनने के बाद यहाँ पे ये मिथाइल वाला लगा था जीटीपी पे, और ये ढेर सारे ए की टेल लगी थी, ऐसे 200 से 250 हो सकते हैं, 200 से 250 या 300 ऐसे हो सकते हैं, पॉली ए टेल। और यहाँ पे जो आपने गोल गोल लड्डू बनाए, अब ऐसा लगता है ये ऐसे कुछ बन के तैयार हो गए होंगे। अब इनको बस बाहर ही निकालना है और हमारा साफ सुथरा आरएनए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस वाले स्टेप को आप क्या बोलते हो, स्प्लाइसिंग बोलते हो, क्योंकि ये जो लड्डू है इसको आप क्या बोलते हो, स्प्लाइसोसोम्स बोलते हो, ठीक है। हालांकि ये नाम नहीं याद रखोगे चलेगा, ये याद रखो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हो। अब जब इसको हटा दोगे तो क्या होगा, आपका प्रोसेस्ड आरएनए तैयार हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोसेस्ड आरएनए आ गया आपका, जहाँ पर ऐसे जीटीपी है, इस पे मिथाइलेशन हुआ था, और ये पॉली ए टेल वाला जो इसको रोक कर रखा था। तो ये आपका प्रोसेस्ड आरएनए तैयार हुआ। ये किसके केस में होता है, यूकैरियोट्स के केस में कुछ ऐसा होता है। यूकैरियोट्स के केस में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर इस स्टेप के हिसाब से इनका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे का हम स्टेप करेंगे जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी रीड कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।